सुन, बात करते हैं हम लोग किसकी। अभी हम लोग को पढ़ना क्या है, सुंग वंश के बारे में। ठीक है, एकदम चुपचाप सुनना है, पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी सुंग वंश कैसे आया साथ। ठीक है, देखो तो सबसे पहले अगर मगध की बात करते हैं तो मगध पर शासन करने वाला ये जो सुंग वंश आया वो किससे आया? मौर्य वंश से। किस वंश से आया? मौर्य वंश। अब ये जो मौर्य वंश आया था, तो मौर्य वंश जो सत्ता में आया था, तो मौर्य वंश किसको हरा करके आया था? नंद वंश को। किसको हरा करके? देखो, तो मौर्य वंश जो आया था सत्ता में, वो किसको हटा करके? धनानंद को। धनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। और धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य हरा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, जब धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य हराता है तो क्या अपने दम पर हराता है? नहीं। ये जो सुंग वंश है, सुंग वंश को हम लोग ब्राह्मण समाज की स्थापना बोलते हैं, या ब्राह्मण वंश की पहला शासन बोलते हैं सुंग वंश को। ठीक है, तो क्यों बोलते हैं? इसके पीछे रीजन क्या था? उसके पीछे रीजन ये था कि जब नंद वंश का शासन होता है मगध पर, नंद वंश का शासन, तो नंद वंश का जब अंतिम शासक होता है धनानंद। ठीक है, और जब इसके शासन काल में, जिसको कौटिल्य बोलते हैं, चाणक्य बोलते हैं, चाणक्य एक ब्राह्मण कट्टर पंडित था, कट्टर पंडित व्यक्ति था। जब धनानंद के दरबार में जाता है तो जो धनानंद जो है ना, वो शूद्र था। क्या किस वंश का था ये? शूद्र वंश का। शूद्र मतलब किसको बोलते पता है? शूद्र वंश। अब ये धनानंद शूद्र वंश, शूद्र किसको बोलते हैं? शूद्र बोलते हैं छोटी जात को। जैसे कि होती ना सब निचली जाति, तो निचली जाति का शासक था धनानंद। ठीक है, नंद वंश। जब कौटिल्य इसके शासन काल में जाता है, मतलब इसके साम्राज्य में जाता है, इसके दरबार में, तो कौटिल्य की बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है। कौन करता है बेइज्जती? धनानंद। इस अपमान का बदला लेने के लिए कौटिल्य जो है एक कट्टर पंडित था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी का। ठीक है, इस अपमान का बदला लेने के लिए इसने चंद्रगुप्त मौर्य को, किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा करता है। चंद्रगुप्त मौर्य कोई शासक का बेटा नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है कोई सेनापति नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य एक आम आदमी था। कौटिल्य जो है अपने अपमान का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा करता है, उसको योग्य सैनिक बनाता है, और योग्य सैनिक बनाने के बाद उसके पास तो पैसा भी नहीं होता है, तो अपनी सेना कैसे खड़ा करे? तो जो कौटिल्य था, कौटिल्य करता क्या है ना कि कौटिल्य का जो जितना दोस्त होता है, वो उस समय जितना भी साम्राज्य था, छोटा छोटा साम्राज्य, सभी साम्राज्य का जो प्रधानमंत्री होता था ना, वो ब्राह्मण होता था। वो कौन होता था? तो कौटिल्य का जितना दोस्त था, सब किसी न किसी साम्राज्य में क्या था? ब्राह्मण प्रधानमंत्री था। तो कौटिल्य को पैसा चाहिए था, किसको देने के लिए? चंद्रगुप्त मौर्य को पैसा देने के लिए, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य क्या करना था? सेना बनानी थी अपनी। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेना बनाने के लिए कौटिल्य के दोस्त जो है ना, वो फाइनेंस करता है। मतलब जो प्रधानमंत्री था अलग अलग साम्राज्य का, तो सारे साम्राज्य से पैसा लेता है, और किसको देता है? इसको कौटिल्य को। और कौटिल्य किसको पैसा देता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। फिर चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है कि अपनी सेना बनाता है, पूरा सेना खड़ा करता है। ठीक है, और सेना खड़ा करने के बाद ये जो धनानंद होता है ना, इसको लपेट देता है, इसको नंद वंश को मार गिराता है। और नंद वंश को मार के किस वंश की स्थापना होती है? मौर्य वंश की स्थापना होती है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो किस वंश की स्थापना करता है? मौर्य वंश की स्थापना होता है। तो एक चीज यहां से क्लियर हो गई कि जो मौर्य वंश आया था, चंद्रगुप्त मौर्य जो अपना वंश स्थापित किया था, वो कोई राजा का बेटा नहीं था, कोई सेनापति नहीं, एकदम आम नागरिक था। और उसको मदद किसने किया साम्राज्य बनाने में? तो कौटिल्य ने। किसने मदद किया? कौटिल्य। और कौटिल्य का मकसद सिर्फ एक था, एक तो सबसे पहला मकसद अपमान का बदला लेना, क्योंकि उसका अपमान किया था किसने? धनानंद ने। और उस अपमान का बदला जब लिया, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है, जैसे हम लोग पढ़े कि 4 शादी किया था, जिसमें से वो एक से प्रेरित होकर के जैन धर्म अपना लिया था, है ना? जब वो, और इसको जो है ना, जैसा कि जब स्थापना हो गई मौर्य वंश की, तो सेम वैसा ही काम हुआ। कौटिल्य जो है, चाणक्य वो क्या बनता है? तो मौर्य वंश का प्रधानमंत्री। चाणक्य क्या बनता है? मौर्य वंश का प्रधानमंत्री बनता है चाणक्य। और जब ये प्रधानमंत्री बनता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के पास तो उतना किसी राज्यपाट संभालने का योग्यता होता नहीं है, तो सारे की सारी क्रिया जो करता है वो कौन करता है? चाणक्य करता है। मतलब पूरा साम्राज्य को फैलाने में, कैसे साम्राज्य को विकसित किया जाए, कैसे समाज में अच्छा काम किया जाए, सारा का सारा काम कौन करता है? चाणक्य। वो उसमें लग जाता है। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था ना, वो कौन सा धर्म अपना लेता है? जैन धर्म अपना लेता है। ठीक है, जैन धर्म अपना लेता है। और ये चाणक्य क्या था? ब्राह्मण था, याद रखना, ब्राह्मण। फिर आगे चला करके चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा होता है अजातशत्रु। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु जो वो आजीवक संप्रदाय अपना लेता है। कौन सा धर्म? आजीवक संप्रदाय अपना लेता है। फिर अजातशत्रु के बाद आता है अशोक। जब अशोक, अजातशत्रु का बेटा, गद्दी पर आता है, तो अशोक जो है बौद्ध धर्म अपना लेता है। और बौद्ध धर्म कैसे अपनाता है? पता है कि अशोक महज 8 साल तक शासन करता है। उसके बाद कलिंग युद्ध होता है, जिसको कलिंग को अभी वर्तमान के समय में क्या बोलते हैं? कलिंग को उड़ीसा बोलते हैं।
तो कलिंग युद्ध होता है, और कलिंग युद्ध के बाद अशोक जो है वो कौन सा धर्म अपना लेता है? बौद्ध धर्म। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा अजातशत्रु अजीवक संप्रदाय, अजीवक संप्रदाय भी जैन धर्म का ही एक पार्ट है। उसके बाद अशोक कौन सा धर्म अपनाता है? बौद्ध धर्म को अपना लेता है। और जब अशोक बौद्ध धर्म अपनाता है तो इतना प्रचार प्रसार करता है कि सब कुछ छोड़ देता है, राजपाट गद्दी सब छोड़ देता है, और सिर्फ और सिर्फ किस में लग जाता है? बौद्ध धर्म के प्रचार में लग जाता है। और इतना प्रचार प्रसार में खर्च कर देता है कि उसका जो राजशाही जो मुद्रा, मतलब राज का जो पैसा होता है, वो इतना पैसा भी खत्म हो जाता है अशोक के पास। मतलब कि अपने राज दरबार के तक का पैसा निपटा देता है, किसमें? सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म के प्रचार में। हर जगह बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगता है। तो इससे क्या होता है कि जितना भी जो मौर्य समाज में जो बौद्ध धर्म जो चल रहा था, मौर्य वंश, तो मौर्य वंश के जो शासन में जो मेन बड़ा बड़ा पद था, बड़े बड़े पद पर बौद्ध भिक्षु को रखने लगता है, बौद्ध धर्म वाले को रखने लगता है। ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण समाज नीचे जाने लगता है, उसको छोटा छोटा काम मिलने लगता है। सारे बड़े पोस्ट पर कौन आ जाता है? बौद्ध भिक्षु, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला सबको। और जब अशोक की मृत्यु होती है तो वहीं से डाउनफॉल शुरू होता है, मतलब नीचे गिरने लगता है मौर्य वंश। जब डाउनफॉल शुरू होता है मौर्य साम्राज्य का, तो उसके बाद अलग अलग 2-3 शासक आता है। उसके बाद जब 2-3, तो एक शासक आता है बृहद्रथ, जिसको हम लोग मौर्य वंश का अंतिम शासक बोलते हैं। कौन शासक आता है? बृहद्रथ, है ना, बृहद्रथ, ठीक है। तो जो बृहद्रथ जब शासन आता है इसका, बृहद्रथ का, मौर्य वंश के अंतिम शासक का, तो बृहद्रथ के शासन काल में ये हाल हो जाती है ब्राह्मणों की कि उसका जो बच्चा होता है ना, उसका बेटा पुत्र लोग, उन लोगों को सैनिक की जॉब करनी पड़ती है। मतलब कि कभी ब्राह्मण समाज प्रधानमंत्री हुआ करता था हर एक वंश का, हर एक साम्राज्य का। और अशोक इतना प्रचार प्रसार करता है बौद्ध धर्म का कि ब्राह्मण की दशा जो है ना एक निचले स्तर पर चली जाती है, कोई इसको पूछता नहीं है। हर जगह सिर्फ कौन आ जाता है? बौद्ध भिक्षु, ठीक है। तो उसके बाद इसी बृहद्रथ के शासन काल में एक ब्राह्मण जो है ना, ब्राह्मण का जो बेटा होता है जिसका नाम होता है शुंग वंश के पिता जो होता है शुंग वंश को पुष्यमित्र शुंग का जो बाप होता है ना, वो इसके सैनिक होता है। वो क्या होता है? सैनिक होता है। और सैनिक का बेटा सैनिक बनेगा, तो वो क्या करता है? अपने पुष्यमित्र शुंग को ट्रेन करके ना एक मतलब सेनापति बनाता, सेनापति की जॉब करता था पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। किसके शासन काल में? बृहद्रथ के शासन काल में। और उस समय पश्चिमी क्षेत्र से ग्रीक का जो कुछ राजा होता है ना, क्योंकि अशोक मर गया था और अशोक के बाद डाउनफॉल शुरू हो गया था मगध साम्राज्य का, मौर्य वंश का। तो जब डाउनफॉल शुरू होता है तो ग्रीक का जो राजा सब आता है ना, वो अटैक करता रहता है पश्चिमी क्षेत्र से भारत पर, मौर्य साम्राज्य को जीतने के लिए। तो तभी जो ये पुष्यमित्र शुंग होता है, इसको पता चलता है, क्योंकि सेनापति होता है, तो इसको इंटरनली पता चलता है कि पश्चिमी क्षेत्र से जो है ना, ग्रीक का कुछ राजा वो भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है, आंतरिक योजना बना रहा है, ठीक है। और जब इसको इस योजना के बारे में पता चलता है तो सेनापति होता है, तो सेनापति किसको जाके बताएगा? अपने राजा को। तो अपने राजा को मतलब कि बृहद्रथ को जाकर के बताता है। जब बृहद्रथ को जाकर के पुष्यमित्र शुंग बताता है तो यहाँ पर 2 स्टोरी बनती है। 2 स्टोरी क्या बनती है? मतलब अलग अलग लेखक, मतलब राइटर जो अलग अलग तरीके से लिखता है। तो जब बताता है तो पुष्यमित्र जो बृहद्रथ जो होता है वो पुष्यमित्र शुंग को जो है ना बहुत ज्यादा बेइज्जत करता है, भला बुरा बोलने लगता है कि तुम बहुत भिक्षु। अच्छा, वो जो मतलब कि आक्रमणकारी योजना बना रहा हो तो है ना, वो किसके भेष में? बौद्ध भिक्षु के भेष में। बौद्ध भिक्षु के भेष में, मतलब कि बौद्ध मठों में रह करके, बौद्ध भिक्षु के भेष में रह करके हथियार इकट्ठा करता है, सामान इकट्ठा करता है, किस पे हमला करने के लिए? मगध पर हमला करने के लिए, मगध को जीतने के लिए। और जब इसकी जानकारी पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ को देता है तो बृहद्रथ जो है पुष्यमित्र शुंग को भला बुरा कहने लगता है कि तुम गलत हो, जो भी मतलब बोलने लगता है और उसकी बेइज्जती करता है। और बृहद्रथ किस वंश का था? ब्राह्मण समाज का बच्चा था। और कभी उसका बाप दादा क्या होता करता था? प्रधानमंत्री, पूरा का पूरा साम्राज्य को चलाता था। और उसकी दशा ये हो गई थी कि वो एक सेनापति के रूप में काम कर रहा था। तो तभी जो है ना बृहद्रथ यहाँ पे 2 स्टोरी बनती है कि जब इसकी जानकारी देता है वो बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंग, तो 2 स्टोरी। एक स्टोरी है कि जब परेड हो रही थी, सुबह सुबह परेड होती है ना आर्मी की, जब आर्मी की परेड हो रही होती है बृहद्रथ के शासन काल में, तो पुष्यमित्र शुंग जाकर के बोलता है, तो वहां पर पूरी की पूरी सेना के बीच में पुष्यमित्र शुंग की बेइज्जती कर देता है। कौन बेइज्जती करता है? बृहद्रथ। और वहीं पर जब बेइज्जती करता है तो दोनों के बीच में ऐसा मतलब माहौल बन जाता है कि दोनों एक दूसरे के विरुद्ध तलवार निकाल लेते हैं और जिसमें युद्ध होता है दोनों के बीच, और जिसमें जो है बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंग मार देता है। एक तो ये स्टोरी बनती है एक लेखक के अनुसार, राइटर के अनुसार। कुछ राइटर के अनुसार ये क्या है कि बृहद्रथ को पता था कि जो पुष्यमित्र शुंग है वो क्या एक ताकतवर सेनापति है, तो इसको 1 to 1 में मतलब सामने से तो उसको हरा नहीं सकते। जब हरा नहीं सकते तो पुष्यमित्र शुंग को रात के चुपके से बुलाता है ताकि उसको धोखे से मारा जा सके, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसने ये कहा था कि जो पश्चिमी आक्रमणकारी है ना ग्रीक वाला, वो बौद्ध भिक्षु के रूप में है। और
ये सब अशोक के बाद इतना शासक ये सब किसको मानता था? बौद्ध धर्म को। तो उनको लगा कि हमारे धर्म के अपमान के लिए जो हमको भड़का रहा है, बौद्ध भिक्षु को मारने के लिए उत्साह रहा है। तो इस चीज की जब जानकारी मिली थी पुष्यमित्र सुंग को, तो इसने बृहद्रथ से डिमांड किया था कि आप एक बार चेक कर लीजिए कि बौद्ध भिक्षु के रूप में वो सच में अटैक करने वाला है या नहीं। तो बृहद्रथ क्या बोलता है, उसकी इजाजत नहीं देता। और ये जो पुष्यमित्र सुंग है, बिना इजाजत के जब उस पर छापा मारता है मठों में, बौद्ध मठों में, तो वाकई में मिलता यह है कि ग्रीक के कुछ जो है ना, वो बौद्ध भिक्षु के रूप में हथियार इकट्ठा करके आक्रमण करने के प्लान में था। जब इसकी जानकारी मिलती है तो एक तो ये हुआ कि 7-1 युद्ध का। दूसरा स्टोरी क्या है कि इसको पुष्यमित्र सुंग को बृहद्रथ जो है वो चुपके से रात को बुलाता है प्लान बना करके, ताकि उसको क्या कर देंगे, हम मार देंगे। जब इसकी जानकारी इसको पुष्यमित्र सुंग को मिलती है तो ये क्या करता है कि पहले से इसको पता चल जाता है तो ये अपना हथियार साथ लेकर के जाता है। और जैसे ही उसके कक्ष में जाता है, बृहद्रथ के अपने मतलब राजा के कक्ष में जाता है, तो इस पर अटैक करने की कोशिश करता है बृहद्रथ, मतलब छुप के वार करने के, मारने की कोशिश करता है। जिसमें पुष्यमित्र सुंग एक सेनापति था, योग्य सेनापति था, अच्छा खासा सैनिक था, लड़ाका था। तो ये उसमें जो है जब उस पर अटैक करने की कोशिश करता है तो पुष्यमित्र सुंग उसको मार गिराता है, इसको बृहद्रथ को मार देता है। और मारने के बाद जब मारता है तो पूरे साम्राज्य पता चलेगा कि राजा को मार दिया है। जब राजा को मार देता है तो पूरे साम्राज्य में इस चीज का आक्रोश रहता है, क्योंकि हर जगह जो है ना सिर्फ बौद्ध मठ की को मतलब बड़ा बड़ा उपाधि दे दिया गया था, बड़ा बड़ा पोस्ट दे दिया गया था। ब्राह्मण की कोई वैल्यू ही नहीं थी, ब्राह्मण को गिरा दिया था अशोक के बाद, ठीक है। तो इसी की जब जानकारी मिलती है तो पूरे साम्राज्य में फैल जाता है कि जो बृहद्रथ को मार गिराया है किसने, पुष्यमित्र सुंग ने। और जब पुष्यमित्र सुंग इसके तो कोई इसका विरोध नहीं करता, कोई भी सेना नहीं, कोई सेनापति नहीं, कोई मंत्री इसका विरोध करता है। और यहीं से ये जो मार गिराता है वो कब, 184 ईसा पूर्व, 184 बीसी में मार देता है इसको। और 185 बीसी में जाकर के सुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र सुंग जो अपना राज्याभिषेक कराता है, अपना राज्याभिषेक 185 में कराता है। जब राज्याभिषेक 185 में कराता है तो ये सबसे पहला काम क्या करता है कि सेनापति था और इसको पता था कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, हम किससे लड़ सकते, किससे नहीं लड़ सकते। तो सबसे पहले अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक करता है। और व्यवस्था को ठीक करने के बाद सब कुछ अपने साम्राज्य को फैलाने का काम करता है। जो छोटा छोटा साम्राज्य होता है, जब एक राजा से दूसरा राजा चेंज होता है ना, तो छोटा साम्राज्य क्या करता है, अपने आप को फैलाने की कोशिश करता है, सबको वापस से इकट्ठा करता है। और जितना मंत्री का पोस्ट, बड़ा बड़ा पोस्ट होता है, उस सब किसको देता है, वापस से ब्राह्मण को। किसको देता है, ब्राह्मण को, क्योंकि ये ब्राह्मण का बेटा था, ब्राह्मण का वंशज था। और इसको जो कभी प्रधानमंत्री हुआ करता था, कभी आके गिर गया एक सेना में, सेना बन गया। तो जब इसको मार देता है तो वापस से ब्राह्मण वंश की स्थापना करता है दोबारा से। तो इसीलिए पहला ब्राह्मण वंश जो बोला जाता है वो किसको बोला जाता है, सुंग वंश को बोला जाता है। क्योंकि सुंग वंश की स्थापना किसने की थी, पुष्यमित्र सुंग। और किसका बेटा था, ब्राह्मण का वंशज था। और जब ये दोबारा ब्राह्मण वंश की स्थापना कब करता है, 185 में। और दोबारा से ही हर बड़े पोस्ट पर, जो भी मंत्री का पोस्ट हो या किसी बड़ा बड़ा पोस्ट हो, अपने साम्राज्य में किसको डालता है, ब्राह्मण को डालता है, ठीक है, ब्राह्मण को डालता है। और यहीं से दोबारा ब्राह्मण समाज की स्थापना होती है। इसीलिए ब्राह्मण समाज की स्थापना हम सुंग वंश को बोलेंगे, या फिर ब्राह्मण वंश की स्थापना 185 से पुष्यमित्र सुंग ने स्थापना की, ठीक है। उसके बाद फिर शासन करता है लगभग कितने वर्षों तक, लगभग 36 वर्षों तक शासन करता है। और अपने साम्राज्य को काफी अच्छे से फैलाता है, 36 वर्षों तक शासन करता है पुष्यमित्र सुंग, ठीक है। इसके बाद अलग अलग शासक आता है, टोटल 10 शासक आता है इस साम्राज्य में। शुंग वंश के साम्राज्य में टोटल 10 शासक आता है, जिसमें अच्छा अब इसको जब ये पुष्यमित्र सुंग गद्दी पर बैठता है तो किसको मार के बैठता है, बौद्ध भिक्षु को। और सारे बौद्ध भिक्षु जो होता है ना, बौद्ध धर्म को मानने वाला, सब बड़ा बड़ा पोस्ट करता है, सबको हटा कर किसको डाल देता है, ब्राह्मण को डालता है, ब्राह्मण को बनाता है। तो इसीलिए और इसी कारणवश और एक कुछ जो है ना बौद्ध मठ को या बौद्ध स्तूप को तुड़वा देता है गुस्सा में आकर के। जब तुड़वा देता है तो इसी कारणवश इसको जो है ना बौद्ध धर्म का विरोधी बोला जाता है। बौद्ध धर्म का क्यों बोला जाता है, समझ में आ गया होगा। क्योंकि बौद्ध की वजह से इसकी दशा जो है ना एकदम निचले स्तर पर आ गई थी ब्राह्मण की। इसी आक्रोश में आकर कुछ बौद्ध मठ को तुड़वा देता है। तुड़वाने के बाद फिर ये करता क्या है कि सांची का स्तूप जो अशोक बनाया था और भरूच का स्तूप जो अशोक बनवाया था, उसके आकार को 2 गुना 3 गुना कर देता और बड़ा चढ़ा देता है, जो आज भी देखने को मिलता है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि बौद्ध धर्म के खिलाफ था, सिर्फ बौद्ध नीति के खिलाफ था, ठीक है। ये जो था पुष्यमित्र सुंग किसके खिलाफ था, बौद्ध नीति के खिलाफ था। क्योंकि अगर ये बौद्ध धर्म के खिलाफ था तो फिर सांची के स्तूप का आकार 2 गुना नहीं करता, भरूच के स्तूप का आकार 2 गुना नहीं करता। टोटल 36 वर्षों तक शासन करता है। और टोटल ये जो सुंग वंश है, टोटल सारा का सारा 10 शासक मिलाकर के टोटल कितना साल तक शासन करता है, 112 वर्ष तक शासन करता है मगध पर, ठीक है, सुंग वंश। उसके बाद जब ये ब्राह्मण था तो ब्राह्मणवादी दिखाता है और संस्कृत भाषा का खूब फैलाता है, संस्कृत भाषा का विकास करता है, ठीक है, संस्कृत भाषा का विकास करता है।
और जो इसका अंतिम शासक था ना, जिसका जिसका नाम क्या था, देवभूति। अंतिम शासक का नाम क्या था, देवभूति। तो ऐसा नहीं है कि जब इसका अंत हुआ, बौद्ध इसका शुंग वंश का अंत होता है, तो शुंग वंश का जो अंत होता है, ब्राह्मण समाज का, पहला ब्राह्मण समाज का जो अंत होता है, तो वो कोई दूसरा नहीं करता, वो भी कौन करता है, एक ब्राह्मण ही करता है, दोबारा से ब्राह्मण ही करता है। और ब्राह्मण जो ब्राह्मण करता है उसका नाम क्या होता है, वासुदेव। उसका नाम क्या होता है, वासुदेव। और जो वासुदेव होता है वो देवभूति के शासन काल में क्या होता है, सम्राट में क्या होता है, मंत्री। और एक वासुदेव, एक ब्राह्मण, जो देवभूति के शासन काल में देवभूति को मार करके वापस से दोबारा से सेकंड ब्राह्मण वंश की, मतलब कि कण्व वंश की स्थापना करता है। और यहीं पर क्या होता है, शुंग वंश की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, याद रहेगा। तो मेन चीज क्या था कि जब मौर्य साम्राज्य आता है, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य को स्थापना करने में किसने हेल्प किया था, कौटिल्य। कौटिल्य कौन सा वंश था, किसको मानता था, ब्राह्मण था, कट्टर ब्राह्मण था, पंडित था, पंडित। और उसकी दशा और धीरे धीरे क्या होता है, और जिस चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा धर्म अपना लेता है, जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा अजातशत्रु आजीवक संप्रदाय, और अजातशत्रु का बेटा अशोक बौद्ध धर्म। और वहीं से डाउनफॉल शुरू होता है ब्राह्मण का, और निचले स्तर पर चला जाता है। इसी आक्रोश में आकर के पुष्यमित्र शुंग, जो एक सेनापति होता है, वो किस वंश की स्थापना करता है, दोबारा से ब्राह्मण वंश की स्थापना करता है या शुंग वंश की स्थापना करता है। क्लियर हो गया बात। चलो अब अगले दिन पढ़ेंगे हम लोग कण्व वंश के बारे में।